हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में हम लोग कर रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप और उसमें हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया। आपकी बुक का पेज नंबर 13 आपको दिखेगा, द एज ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1830 टू 1848। यानी कि इसमें हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, नेपोलियन के जाने के बाद, नेपोलियन की डेथ के बाद, नेपोलियन को डिफीट करने के बाद। अब नेपोलियन को डिफीट किसने किया था? 4 कंट्रीज थी जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और पर्शिया। ठीक है, इन्होंने डिफीट करने के बाद फिर से बुर्बो डायनेस्टी आ गई थी फ्रांस में, या फिर से आप कह लो कि हर जगह पे मोनार्क आ गए थे या डिक्टेटरशिप आ गई थी। तो इसको हटाने के लिए लोगों के अंदर जो फीलिंग आ रही थी नेशनलिज्म की या डेमोक्रेसी को लेकर, उन सब ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से रिवोल्ट किए। ये रिवोल्ट सिर्फ एक ही जगह पे नहीं हुआ, अलग अलग जगह पे बहुत सब ने अपने अपने तरीक़ों से रिवोल्यूशन किए थे। ठीक है, तो उसको हम 1830 से लेके 1848 के बीच तक जिसने भी जिस भी टाइप से रिवोल्ट किया वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है एंड conservatism tried to consolidate their power. Liberalism and nationalism came to be increasing associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italian and German state, the provision of Ottoman Empire, Ireland and Poland. These revolutionaries were led by the लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास। ध्यान से देखिएगा, यहाँ आया है एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये भी एक अलग से आपके समझने के लिए है। एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट अमंग हुम वर प्रोफेसर्स, ठीक है, प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। ठीक है, अब जो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसमें ये कहा गया है कि जैसे जैसे जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स कौन थे? वो लोग थे कंजर्वेटिव्स जो चाह रहे थे कि जैसे ही नेपोलियन का टाइम ख़त्म हो गया वैसे ही दोबारा से मोनार्क सिस्टम आए और वो जो पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें चलती आ रही थी वो फिर से चलती रही, यानी चर्च को ज़्यादा पावर देनी, मोनार्क को हेड समझना, ये सब चीज़ें। लेकिन अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे आप ये कह सकते हो कि अब धीरे धीरे लोगों के अंदर फीलिंग आने लगी थी नेशनलिज्म की, और एक अलग से क्लास बन गई थी। कौन सी क्लास बन गई थी? अब अलग से क्लास बन गई थी जिसे कहा जा रहा था मिडिल क्लास। आपने पढ़ा था मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास कौन सी थी? मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास कह सकते हो आप उसे। एजुकेटेड जो पढ़े लिखे लोग थे, जिस टाइम पे आपको मैं बता चुकी हूँ इस मिडिल क्लास के बारे में कि जिस टाइम पे एकदम से आपको याद है जब मैंने एरिस्टोक्रेट्स के बारे में बताया था, उस टाइम पे आपको मैंने मिडिल क्लास के बारे में भी बताया था। एरिस्टोक्रेट्स जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और एजुकेटेड मिडिल क्लास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण आए, जो वो लोग जो प्रोफेशनल्स होते थे, वो लोग जो टीचर होते थे, ठीक है, वो लोग जो क्लर्क होते थे, या आप यूँ कह सकते हो कि वो लोग जो कमर्शियल फील्ड में काम करते थे, वो थे सारे एजुकेटेड मिडिल क्लास। अब इन लोगों के बीच में भी क्या आ रही थी? नेशनलिज्म की फीलिंग आ रही थी। अब हालांकि इनके विचार अलग थे। इनका मानना था कि नेशनलिज्म का मतलब था कि ये इनका किसी तरह से ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि इनका कॉमर्स अच्छा चले, इनका ट्रेड अच्छा चले, जो ट्रेड की बैरीज लगी हैं वो ना लगे, ठीक है, मोनार्क सिस्टम हट जाए, कॉन्स्टिट्यूशन हेड बन जाए, इस तरह से ये चाह रहे थे। लेकिन इन्होंने भी पूरी की पूरी कोशिश की ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग्स को, अब इन्होंने ये सोचा कि जब सब नेशनलिज्म के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, कौन कर रहा है भाग दौड़ नेशनलिज्म के लिए? पीछे आपने देखा कि जो वो थे वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वो नेशनलिज्म के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, ठीक है, फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स थे वो स्ट्राइक कर रहे थे। तो हर छोटा छोटा वर्ग भी क्या कर रहा था? नेशनलिज्म के स्ट्राइक कर रहा था। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी नेशनलिज्म के लिए बहती गंगा में अपना हाथ धो लें और हम भी नेशनलिज्म के लिए स्ट्राइक करें, और हो सकता है कि इससे हमें भी कुछ भलाई हो जाए, हमारी भी ट्रेड के ऊपर जो बैरीज है वो हट जाए, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने भी अब पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। और अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि सिर्फ एक ही जगह पे नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, बल्कि पूरे यूरोप में इस तरह से नेशनलिज्म की फीलिंग फैलने लगी। इनके बारे में तो कहा भी गया है,
मैं आगे बताऊंगी किसने, आपको पता है ड्यूक मेटरनिक की मैंने बात बताई थी कि वो हर बार बोलते रहते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगी। द फर्स्ट अपफिल्स टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। अगर हम कहें कि पहली जो नेशनलिज्म की बात आई यहाँ, रिवॉल्यूशन आया कब, वाटरलू के युद्ध के बाद दोबारा से रिवॉल्यूशन की बात जो पहली आई वो कब आई थी, 1830 में। 1830 जुलाई 1830 में क्या हुआ वहाँ पे, आपको याद है मैंने बताया था कि बुर्बो डायनेस्टी के किंग को राजा फिर से बना दिया था। और वो राजा कौन थे, वाटरलू के बाद बुर्बो डायनेस्टी के किंग जो फ्रांस के राजा बने थे वो थे लुइस फिलिप, ठीक है। अब लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया था, लेकिन इस टाइम पे जो मिडिल क्लास के, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वो क्या चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि मतलब वो इतने परेशान हो गए थे हर चीज़ से, इतना ज़्यादा उनके ऊपर ट्रेड था, इतनी ज़्यादा ट्रेड पे टैक्सेस लगते थे कि वो बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्ट्राइक कर दी एक तरह से बुर्बो डायनेस्टी। अब अपने यहाँ कुछ भी गलत होता है तो हम किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, मोदी को, या ये मान ले कि अपनी जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे चल रही है उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। अब वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ एक तरह से तो सूखा पड़ गया था, ठीक है, टैक्सेस जो थे वो बढ़ा दिए गए थे, सेंसरशिप लगा दी गई थी। तो अब वहाँ के लोगों की हालत जो होती है ना खराब होती जा रही थी। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी सारा गुस्सा किस पे उतरा, जो वहाँ के बुर्बो डायनेस्टी के किंग थे लुइस फिलिप, उनके ऊपर उनका गुस्सा उतरा और उन्होंने उनको क्या किया, 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक रूल बुक बनाई गई और उस रूल बुक के अकॉर्डिंग ही लुइस फिलिप को अपने अपने काम करने थे। यानी कि उनका कहना यह था लुइस फिलिप हमारे किंग बने रहेंगे, लेकिन वो सारे काम किस के अकॉर्डिंग करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहला चेंज तो यहाँ रिवॉल्यूशन में ये आया। उसके बाद वो ड्यूक मेटरनिक जिसके बारे में मैंने कहा था बोलते हैं, उन्होंने फ्रांस के बारे में एक बात कही, क्योंकि सारी चीज़ें, सारी शुरुआत कहाँ से होती थी, फ्रांस से। हर क्रांति की शुरुआत फ्रांस से होती थी। फ्रांस में जो होता उसको देखे देखी आजू बाजू के किंगडम भी वैसा करने लगते, ठीक है। अब उसने कहा ड्यूक मेटरनिक ने, ड्यूक मेटरनिक कौन थे पहले भी बता चुकी हूँ, ऑस्ट्रिया के वाइस चांसलर थे, ठीक है, मतलब चांसलर थे, वाइस क्या, चांसलर थे। व्हेन, उन्होंने कहा ड्यूक मेटरनिक ने, व्हेन फ्रांस स्नीजिंग, जब फ्रांस स्नीज करता है यानी छींकता है, मजाक में कही गई थी ये बात, ठीक है। द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, अगर फ्रांस छींक भी देता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का मतलब ये था कि फ्रांस में जो होता है उसका सारा का सारा असर दूसरों पे भी पड़ता है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, 1830 में बुर्बो डायनेस्टी के जो किंग थे लुई फिलिप, उनको क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्स एज अपराइजिंग इन ब्रिसेल, और जुलाई में जो रेवोल्यूशन यहाँ पे हुई थी उस वही बढ़ती बढ़ती कहाँ तक पहुँच गई, यानी उसकी आग कह सकते हो, उसकी चिंगारी कह सकते हो, वो ब्रिसेल तक पहुँच गई। ब्रिसेल में क्या हुआ था, ध्यान से देखिएगा। ब्रिसेल जो है वो पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर में था, ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका था, यूनाइटेड, ब्रिसेल पे ध्यान से देखना, ब्रिसेल पे किसका कंट्रोल था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का। अब ब्रिसेल भी क्या करने लगा, ब्रिसेल भी अपनी अलग से जो है ना वो डिमांड करने लगा अलग होने की, ठीक है। ब्रिसेल किससे अलग हुआ, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं उसके बाद क्या हुआ, दो बातें मैंने आपको बता दी, एक तो लुइस फिलिप को क्या बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया, दूसरा ब्रिसेल को किससे अलग किया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। एक और काम जो यहाँ पे हुआ, एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलेक्टर अक्रॉस यूरोप वाज ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब पूरे यूरोप में जो एजुकेटेड लोग थे उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। और अब क्या हुआ, अब एक हुआ कि ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक क्या था, ध्यान से देखिए, ग्रीक जो है ना वो दो सिविलाइजेशन के अंडर में है, ठीक है। यानी ग्रीक में आप ये कह सकते हो कि टर्किश लोग भी होते हैं, मतलब
ग्रीक में टर्किश भी लोग होते हैं, और ग्रीक एक होली प्लेस है किसके लिए, जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए, या आप ये कह सकते हो जो यूरोप की कंट्रीज जो ज़्यादातर जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करती है उसके लिए। तो ग्रीक एक ऐसी जगह थी जिन्हें वो बहुत धार्मिक प्लेस मानते थे, लेकिन वो किसके अंडर थी, वो 15th सेंचुरी से ही ऑटोमन एम्पायर जिसको आज आप टर्की कह देते हो, ठीक है, उसके अंडर होती थी। तो क्योंकि ग्रीक जो है वहाँ पे वो एक होली प्लेस थी उनके लिए, जो भी क्रिश्चियन धर्म को मानते थे उनके लिए, लेकिन वहाँ राज चलता था इस्लामिक धर्म का या टर्किश लोगों का, ठीक है। तो उस इस चीज़ से जो क्रिश्चियंस थे उनको बहुत फर्क पड़ता था, वो बहुत कोशिश करते थे कि किसी भी तरह से जो ग्रीक है वो उनके ऊपर से टर्किश कंट्रोल हट जाए, या वो ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में ना रहे। उससे उनकी इमोशनल फीलिंग्स बहुत हर्ट होती थी, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में 1821 में स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, और बहुत सारे लोग इस तरह से, कोई पोएट जो थे वो पोएम लिखते, ग्रीक कल्चर के ऊपर कोई कोई बातें करते, पेपर पब्लिश होते। तो इस तरह से बहुत कोशिश की जाती थी कि किसी तरह से ग्रीक जो है वो वापस क्रिश्चियंस के अंडर में ही रहे, या अलग कंट्री बन जाए, जिससे कि ऑटोमन एम्पायर यानी कि जो टर्किश है, जो इस्लामिक धर्म है, उनका उनके ऊपर कंट्रोल न रहे। और इस तरह कई जगह पे जो क्रिश्चियंस थे उनकी बहुत ज़्यादा मर्डर किया गया, कुल मिला के बहुत बुरी तरह से उनकी हत्या की गई, ठीक है। तो इस चक्कर में, क्योंकि वो भी क्रिश्चियन थे, और इंग्लैंड में, फ्रांस में, रशिया में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, तो इस टाइम पे इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस जो हैं वो एकदम से इकट्ठे होके आए, और उन्होंने ग्रीक को जो है वो एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बनाया, ठीक है। और मुस्लिम एम्पायर से उनको अलग किया, या ऑटोमन एम्पायर जो था उससे उनको अलग किया, और उसके लिए एक ट्रीटी साइन की गई। और वो ट्रीटी कौन सी थी, उस ट्रीटी का नाम था द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनियोपॉल की ट्रीटी हुई। और उस ट्रीटी में ये कहा गया कि 1832 में ये ट्रीटी हुई थी, और उसमें मान्यता दी गई कि जो ग्रीक है वो अब एक फ्री स्टेट है, यानी इंडिपेंडेंट नेशन है वो, ठीक है। आप समझे, यहाँ स्टार्टिंग हुई रिवोल्यूशंस की 1830 से, और 1830 से 48 तक की सारी पढ़ेंगे। अभी हमने स्टार्टिंग पढ़ी 1830 में क्या हुआ था। सबसे पहले जो बुर्बो डायनेस्टी के किंग थे, कौन थे, लुइस फिलिप, जिन्हें नेपोलियन के बाद किंग बनाया गया था, लुइस फिलिप, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क घोषित कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया, जो ब्रसेल था उसको यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग किया गया। तीसरा, जो ग्रीक था, जो कि क्रिश्चियंस की एक होली प्लेस मानी जाती है, या उनके इमोशंस वहाँ से जुड़े हुए हैं, उसको किससे अलग किया गया, ऑटोमन एम्पायर से। किसके थ्रू, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनियोपॉल जो 1832 में हुई थी, उसके थ्रू ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया गया, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग के बारे में करेंगे। टिल देन, थैंक यू।